हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए सीरीज़ है न्यूज़पेपर का। आज ये एडिटोरियल आया हूँ मैं 7 मई 2020। देखते हैं गाइस। और कुछ वोकैब्स भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये पीडीएफ है, ये मैंने डाल दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद चंदन, जो चैनल का नाम है उस पर। वहाँ से आप ले लीजिएगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कई लोगों को वो चैनल नहीं मिलता है, तो आप यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, एक और पेज है। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है बैक होम। बैक होम तो क्लियर ही दिख रहा है कि घर वापस। आगे देखते हैं किस बारे में है। एज इंडिया ब्रिंग्स बैक स्ट्रैंडेड एक्सपैट्रिएट्स, कॉमा है, रुक जाते हैं, पहले इतने की हिंदी देखते हैं क्या है। तो एज मतलब जैसा कि, इंडिया ब्रिंग्स बैक, अब ये रहा इसका वर्ब ब्रिंग्स बैक, यानी कि वापस लाना। जैसा कि इंडिया वापस लाती है, किसको लाती है? तो स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है जो फंसे हुए लोग होते हैं ना, कोई कहीं पर फंस गया है तो हम बोलेंगे कि स्ट्रैंडेड है। तो स्ट्रैंडेड एक्सपैट्रिएट्स, एक्सपैट्रिएट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए, यानी कि हमारे जो इंडियन लोग हैं वो किसी और कंट्री में है, वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने की बात कही जा रही है। जैसा कि इंडिया ब्रिंग्स बैक, उनको वापस लाता है फंसे लोगों को, कॉमा, इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन। तो इट मस्ट, तो इट मतलब कौन? इंडिया। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? मस्ट, यानी कि अवश्य ही करना चाहिए। गार्ड अगेंस्ट यानी कि एक सुरक्षा रखनी चाहिए अगेंस्ट अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन, कि कोई फिर नया दौर ना हो जाए इन्फेक्शन का, एक नई लहर ना हो जाए इन्फेक्शन की, क्योंकि इतने सारे लोग वापस आएंगे इंडिया में तो कहीं फिर से कोई इन्फेक्शन न चालू हो जाए, उस बारे में बात कही गई है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर नियरली 2 months, कॉमा है, कॉमा पे रुक जाते हैं। आफ्टर का मतलब के बाद, नियरली का मतलब होता है लगभग, करीब करीब। तो करीब करीब 2 महीनों के बाद अब है स्ट्रैंडेड इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड विल बिगिन देयर जर्नी होम। इसको पहले देख लेते हैं। स्ट्रैंडेड इंडियंस यानी कि फंसे हुए इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में, किसी भी देश में हो सकते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं विल बिगिन, वो शुरू करेंगे देयर जर्नी होम। जर्नी होम का मतलब है कि अपनी यात्रा घर के लिए शुरू करेंगे। दिस वीक, इस हफ्ते शुरू करेंगे। एज एयरक्राफ्ट एंड नेवल शिप्स, जैसा कि एयरक्राफ्ट और जो पानी की जो जहाज, जो नेवल शिप्स हैं, इन अ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान। अब ये बीच में एक इन्फॉर्मेशन डाल दिया यहाँ पर छोटा सा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि इन अ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान। ये बता रहा है कि ये सब किसका प्लान है? तो गवर्नमेंट ने पूरा कोऑर्डिनेट किया है, तो गवर्नमेंट का प्लान है। फिर है आर टू ब्रिंग बैक, ये वापस लाए जाने को है। R2 का मतलब हुआ नहीं, होना बाकी है। तो R2 ब्रिंग बैक अबाउट 15,000 नेशनल्स फ्रॉम 13 कंट्रीज। 15,000 नेशनल्स जो हमारे हैं उनको लाया जाएगा फ्रॉम 13 कंट्रीज, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 13 देशों में ये लोग हैं, वहाँ से लाया जाएगा इन द फर्स्ट वीक। और ये कब होगा? पहले हफ्ते में 15,000 लोगों को लाया जाएगा, और ऐसे न जाने कितने सारे होंगे। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। द मैमथ एक्सरसाइज, कॉमा है, रुक जाते हैं। मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इतना जो बड़ा, जो जाइगैनेटिक जो एक्सरसाइज है। फिर यहाँ पर है कि डब्ड द वंदे मातरम मिशन। एक्चुअली डब से बना है डब, डब्ड। तो डब का मतलब होता है एक उपाधि दे देना, नाम दे देना। तो ये जो मैमथ एक्सरसाइज जो होने वाला है, इतने सारे लोगों को लाने का जो एक्सरसाइज होगा, डब्ड, इसका नाम दिया गया है। क्या नाम है? वंदे भारत, ये नाम दिया है। तो ये वंदे भारत मिशन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, किसके द्वारा है? तो दिख गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। फिर यहाँ पर है कि इज एक्सपेक्टेड टू, अभी इस किस लिए आया है? इस मैमथ एक्सरसाइज के लिए आया है। अगर मैं ग्रामर के हिसाब से आपको पढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ये रहा, इज आपका वर्ब, और ये रहा सब्जेक्ट, ये द से चालू है और एक्सरसाइज पे है। तो यही सब्जेक्ट है, बाकी तो छोटे छोटे आइटम जोड़ देते हैं, तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। तो जो मैमथ एक्सरसाइज है, इज एक्सपेक्टेड, इसकी उम्मीद यह है कि टू लास्ट फॉर वीक्स, यानी कि हफ्तों चलेगा। ये लास्ट करेगा हफ्तों में, एक्सपेक्टेड ऐसी उम्मीद की जाती है कि हफ्तों तक चलेगा। गिवन द नंबर्स ऑफ पीपल, देखिए गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, तो गिवन द नंबर्स ऑफ पीपल, कितने सारे लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हु हैव रजिस्टर्ड,
ये हु किसके लिए आ रहा है? इन पीपल के लिए आ रहा है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है ये, कि हु हैव रजिस्टर्ड विद एम्बेसीज इन देयर कंट्रीज। ये जो 13 कंट्रीज में लोग हैं, तो उन्होंने वहाँ के जो इंडियन एम्बेसीज हैं वहाँ पर उन लोगों ने रजिस्टर कराया है कि हमें जाना है, हमें जाना है इन दिस कंट्रीज। तो वहाँ से इन लोगों को लाया जाएगा। तो गिवन द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, जिन लोगों ने रजिस्टर कराया है एम्बेसीज में, उनको ध्यान में रखते हुए ये पता चला है कि भाई ये कम से कम हफ्ते तो जाएगा ये जो एक्सरसाइज है। अब जो नए लोग हैं, कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ गाइस। देखिए, एक इस्तेमाल होता है एम लगा हो, आर लगा हो, इज हो, वॉज हो, वर हो, और इसके साथ लगा रहता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अभी काम हुआ नहीं, होना बाकी है। ये दिखाता है फ्यूचर को, ऐसे दिखाता है कोई काम होने को है, होने को है, अभी हुआ नहीं है। जैसे कि ऐसे बोलो कि शी इज टू कम, शी इज टू कम। अब इसका क्या मतलब कि वो अभी आई नहीं है। शी इज टू कम, वो आने को है अभी, यानी कि आने वाली है। हिंदी अलग अलग है, आने वाली है। अब कई लोग कहेंगे फिर अबाउट टू क्या है, कि शी इज अबाउट टू कम, ये भी तो वही आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम। सेम ही तो है, शी इज टू कम, बीच में एक अबाउट ही तो लगा है। अबाउट लगाने से बस इतना ही फर्क पड़ गया कि थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। शी इज अबाउट टू कम, बस लगभग। अबाउट मतलब क्या होता है, बस समझो आ ही गई, तो इसलिए अबाउट लग गया, बाकी तो वही है, शी इज टू कम। कई बार आपको ऐसे भी मिल सकता है कि शी इज, अबाउट नहीं लगा होगा, वहाँ येट लगा होगा, शी इज येट टू कम। तो शी इज येट टू कम का वही मतलब है कि अभी भी आना उसका बाकी है। शी इज येट टू कम, येट लग गया तो अभी भी आना बाकी है, तो यही होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर आर टू का इस्तेमाल था कि दे आर टू, यू नो, लाइक गवर्नमेंट क्या था वो, कि वो ब्रिंग बैक करके था ना कुछ, आर टू ब्रिंग बैक। तो ब्रिंग बैक का मतलब वापस आया नहीं है, आना बाकी है, आर टू लग गया था। अगर पास्ट में होता कि मैं उससे कुछ कहने को था, तो आई वॉज टू से समथिंग, कुछ कहने को था, आई वॉज टू से समथिंग, उससे तो टू हिम, इस तरीके से आई वॉज टू से समथिंग, आई वॉज टू डू समथिंग, मैं कुछ करने को था, ये होता है। और देखते हैं कैसे। एक इस्तेमाल होता है एक्सपेक्टेड टू का, एक्सपेक्टेड टू, ये भी देख लीजिए। एक्सपेक्टेड टू का मतलब है कि उम्मीद है। जैसे मैं बोलूँ कि आपसे उम्मीद है कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे, तो यू आर एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप बोलेंगे। ओके, मुझसे उम्मीद है कि मैं एडिटोरियल की वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आई एम एक्सपेक्टेड टू अपलोड एडिटोरियल वीडियोस। हो गया एक्सपेक्टेड टू। तो बस आगे देखते गए, छोटे छोटे आइटम मैं आपको सिखाता रहूँगा। एक और आइटम याद आ गया, इसे बोलते हैं गिवन। गिवन तो न जाने कितनी बार आपको दिखाई देगा ये। गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। अगर मैं ऐसे बोलूँ, छोटे छोटे चंक में देखते हैं कि गिवन हिज हेल्थ कंडीशन, अगर ऐसे दिया हो तो इसका मतलब क्या है कि उसके हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए। ओके, गिवन हिज प्रॉब्लम्स, उसके प्रॉब्लम्स को देखते हुए। मैं बोलूँ कि गिवन द फैक्ट, ऐसे द फैक्ट भी लगा सकते हैं, गिवन द फैक्ट, और फिर यहाँ पर दैट लगा के भी कुछ कह सकते हैं, गिवन द फैक्ट दैट ही हैज़ हेल्प्ड मी सेवरल टाइम्स। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने मेरी कई बार मदद की है। फिर आगे आप एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आई मस्ट स्टैंड बाय हिम, स्टैंड बाय हिम, मुझे अवश्य ही उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट स्टैंड बाय हिम, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो गिवन का मतलब कुछ भी ध्यान में रखते हुए। जैसे मैं बोलूँ कि गिवन दैट यू हैव ऑलवेज इंसल्टेड मी, यानी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुमने हमेशा मेरी इंसल्ट की है। फिर आगे मैं कुछ भी बोल दूँ कि आई शुड नॉट टॉक टू यू, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग। हो गया। बाकी छोटे छोटे आइटम तो आपको पता ही, ड्यू टू वगैरह तो पता ही होगा, अलाउड टू, तो ये छोड़ देता हूँ मैं। देखिए, द स्ट्रैंडेड इंक्लूड बिजनेस ट्रैवलर्स,
देखिए द स्ट्रैंडेड यानी कि जो फंसे हुए लोग हैं, इंक्लूड उसमें शामिल कौन कौन होते हैं, बिजनेस ट्रैवलर को इंक्लूड करता है ये पूरा द स्ट्रैंडेड का मतलब ये क्या हो गया, ये एक पूरे एडजेक्टिव दिखा रहा है, फंसे हुए सारे लोगों को इसने गिनवा दिया। कैसे बोलते हैं, द पुअर, सारे पुअर लोग हो जाते हैं, द रिच सारे अमीर लोग हो जाते हैं। तो द स्ट्रैंडेड जितने भी फंसे हुए लोग हैं, इंक्लूड उसमें क्या कौन कौन इंक्लूड होते हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स हैं एंड टूरिस्ट्स हैं, हु वर अनेबल टू रिटर्न इन टाइम। देखिए हु हमेशा आपको दिखाई देगा, हु ये क्लॉज होता है और इसे आता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर, बट काम करता है ये एडजेक्टिव का, इसलिए हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु। ये टूरिस्ट के बारे में कुछ बता रहे कि वो टूरिस्ट और वो ट्रैवलर्स, एक तो बिजनेस ट्रैवलर्स हो गए, जो वो टूरिस्ट हु वर अनेबल टू रिटर्न इन टाइम, जो कि समय पर वापस नहीं आ पाए। इन टाइम का मतलब जो गिवन टाइम था उस पर समय पर नहीं आ पाए, ड्यू टू द पैंडेमिक, किसके कारण, इस महामारी के कारण। द लास्ट फ्लाइट्स अलाउड टू लैंड विद इनकमिंग पैसेंजर्स वर ऑन मार्च 22। सेंटेंस देखिए कितना बड़ा होता है, इसको तोड़ना सीखिए। सबसे पहले देखिए ऐसे द से चालू है, द लास्ट फ्लाइट। इस फ्लाइट के बाद आप यहाँ देख रहे हैं अचानक अलाउड टू आ गया, ये थर्ड फॉर्म क्यों भाई, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अगर मैं इसको क्लॉज के रूप में तोड़ूंगा तो द लास्ट फ्लाइट्स दैट वर या विच वर अलाउड टू ऐसे करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल लगाते हुए एडजेक्टिव का काम करता है। ये फ्लाइट्स के बारे में बता रहे कि वो फ्लाइट्स जिनको अलाउ किया गया था टू लैंड करने के लिए विद इनकमिंग पैसेंजर्स, जिसमें आने वाले पैसेंजर्स थे, तो उनके साथ जो फ्लाइट को अलाउड किया गया था, तो ये जो लास्ट फ्लाइट था वर ऑन मार्च 22, ये मार्च 22 में ही था। सबसे जो अंतिम था वो बस मार्च 22 को था, उसके बाद फिर कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है जी, आगे देखिए। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स हुज यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैव शट डाउन। ठीक, कितना प्यारा सेंटेंस है, छोटा सा। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, हुज, अभी हुज क्या, ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन ही तो है, ये भी तो क्लॉज बनाता है, बट ये हुज क्या करता है, ये ऐसे बताता है, स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं हुज यूनिवर्सिटी, जिनका, ऐसे बोलते हैं ना, हुज ब्रदर, जिसका पापा, सॉरी जिसका भाई, हुज फादर, जिसका पापा, सॉरी। तो इसीलिए हुज यूनिवर्सिटी यानी कि जिनकी जो यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी हॉस्टल से, हैव शट डाउन, वो बंद हो चुके हैं। क्लियर है, अब देखिए। इंक्रीजिंगली, ये पूरा एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इंक्रीजिंगली का मतलब है बढ़ते हुए, अब इतने सारे लोग होंगे तो बढ़ेगा, तो बढ़ते हुए। दोज अपीलिंग टू बी अलाउड टू रिटर्न हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स एंड laborers who have lost jobs due to the economic impact of global lockdowns। यहाँ पे फुल स्टॉप। सेंटेंस तो बड़ा हो ही गया, देखते हैं। ये तो समझ गए, तो ये सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि अब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो बढ़ते हुए ढंग से अगर देखें। अब यहाँ से देखिए, दोज से चालू है, दोज, ठीक है। अब दोज के बाद अचानक ये अपीलिंग आईएनजी क्यों है भाई, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। गाइज मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं बिगनर्स को मद्देनजर रखते हुए कर रहा हूँ। दोज यानी कि वो लोग, अपीलिंग यानी कि जो अपील कर रहे हैं। अगर एक क्लॉज होता तो कैसे होता, दोज हु आर अपीलिंग ऐसे होता। इसको अब फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया कि दोज अपीलिंग टू बी अलाउड। टू बी अलाउड का मतलब कि उन्हें अलाउ किया जाए, ये पैसिव है। तो वे लोग जो कि अलाउ किए जाने के लिए अपील कर रहे हैं, टू रिटर्न, वापस होने के लिए, तो हैव, तो ये पूरा सब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट यहाँ से आया कि हैव इंक्लूडेड, जिन्होंने शामिल किया है, कुछ प्रोफेशनल्स हैं एंड मजदूर भी हैं। फिर मजदूरों के लिए हु लगाया कि हु हैव लॉस्ट जॉब्स, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन। पूरे ग्लोबल में जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण ग्लोबल पे जो प्रभाव पड़ा है, उस वजह से कई लोगों ने जॉब खो दी है, तो इसलिए सारे लोग वापस आना चाहते हैं। तो उन्होंने अपील किया है कि उन्हें अलाउ किया जाए रिटर्न होने के लिए। क्लियर है जी, आगे देखिए। गाइस यहाँ से देखते हैं, विद एस्टिमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स रेंजिंग बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख। यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर रुक जाइएगा इस, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ये विद से लेकर के इस कॉमा तक, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये एक प्रेपोजिशन है, इससे जो भी चालू हुआ है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या बता रहा है, एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा। तो विद एस्टिमेट्स, एक आकलन, एक अंदाजा, किसका, एप्लीकेंट्स का। तो एक एप्लीकेंट्स के अंदाजे के साथ, अंदाजा कितना है, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया कि रेंजिंग बिटवीन 5 लाख से 10 लाख। तो ये एक अंदाजा है कि 5 से 10 लाख के रेंज में एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। तो इस अंदाजे के साथ, तो इतना बड़ा सा एक जुमला बोलने के लिए ना प्रपोजिशनल फ्रेज की जरूरत पड़ी।
तो इसके साथ अब यहाँ से सेंटेंस दूसरा है कि एम्बेसीज, यानी कि उस 13 कंट्रीज में जो जो हमारे एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज एंड जो मिशंस है, जो उस मिशन में जो लोग हैं, मिशंस प्लूरल कर दिया है, जो मिशंस हैं, विल हैव देयर टास्क कट आउट। अब यहाँ हैव क्यों आया है? आपने कॉजेटिव सेंटेंस सीखा है दोस्तों, जैसे कि मैं उसे किडनैप करवा लूंगा तो आई विल गेट हिम किडनैप्ड, और एक और होता है आई विल हैव हिम किडनैप्ड। हैव का भी यूज होता है और गेट का भी। तो मुझे लग रहा है कि वही सेंटेंस है, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया है, और ये कट का थर्ड फॉर्म तो कट ही रहता है। तो विल, ये जो लोग हैं, ये जो एम्बेसीज और ये हैं, विल हैव देयर टास्क कट आउट, यानी कि अपने टास्क को काट छाट करवाएंगे। 5-10 लाख एप्लीकेशन तो आ गया, बट काट छाट करवाएंगे। फिर यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि प्रायोरिटाइजिंग, यानी कि प्राथमिकता देते हुए लिस्ट, उन लिस्ट को ऑफ दोज, उन लोगों की लिस्ट को हु विल रिटर्न, यानी कि जो पूरी लिस्ट है कि जो लोग रिटर्न होंगे उसमें वो लोग कुछ प्रायोरिटी के साथ काट छाट करवाएंगे। ओके, ये मैं हैव वाला आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है, देख लेते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं कॉजेटिव सेंटेंस। सोचिए कि जो लोग न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल, जो एडिटोरियल लिखते हैं, कितनी इंग्लिश जानते होंगे। कभी आपने सोचा है? कमाल के सेंटेंसेस लिखते हैं, जो टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी होगी। एनीवेज गाइस, कॉजेटिव सेंटेंस में हैव का भी इस्तेमाल होता है, गेट का भी इस्तेमाल होता है, मेक का भी इस्तेमाल होता है, यू नो। तो एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्पोकन में हैव चलता है, जैसे कि आई विल। स्पोकन में ज़्यादातर गेट चलता है, हैव रिटन में ज़्यादा चलता है। आई विल, मैं बोलूँ कि आई विल गेट माई वर्क डन। इसका मतलब है कि मैं अपना जो काम है उसे करवाऊंगा। आई विल गेट माई वर्क डन। किससे करवाऊंगा? मैं चाहूँ तो यहाँ बाय भी लगा सकता हूँ कि बाय माई फ्रेंड्स, ऐसा भी अलाउड है, मैं लगा सकता हूँ। पैसे भी तो है, बट लोग इतना नहीं बोलते, सीधा बोलते कि मैं तुझे पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन। मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगा, तो आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, वैसे बोलते हैं, ऐसे ही बोला जाता है। तो कई किताबों में आप देखेंगे तो ये गेट की जगह हम हैव भी लगा सकते हैं कि आई विल हैव दिस रूम पेंटेड। और जो न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसा लगा देते हैं, हैव वाला ज़्यादा चलता है, स्पोकन में गेट ज़्यादा चलता है। तो आई विल हैव दिस रूम पेंटेड। तो मुझे इस सेंटेंस को देखकर वही लग रहा है कि, है ना, कि दे विल हैव देयर टास्क कट आउट, है ना, कि दे विल, मान लीजिए वो सारे जो 2 लोग जो एम्बेसीज हैं और जो मिशंस हैं, तो उनको मैं दे कह रहा हूँ कि दे विल। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि दे विल, और दे विल के साथ उसमें हैव लिखा हुआ था कि दे विल हैव, फिर ऐसे देयर था, दे विल हैव देयर, फिर यहाँ पर टास्क था और यहाँ पर था कट आउट। तो वही तो हमारा फॉर्मूला है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आई विल हैव दिस रूम पेंटेड, तो ये भी तो ऐसे ही है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल हो गया, ये हैव हो गया। हैव के बाद हम जिस चीज़ के साथ कराएंगे देयर टास्क, यानी कि उनका जो काम है उसको कट आउट करवाएंगे। कट आउट का मतलब छांटा, छाट क्या बोलते हैं, काट छाट, पता नहीं ऐसे हो क्या गया मुझे बोला नहीं जा रहा, काट छाट कराने को बोलते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये जो है कॉजेटिव सेंटेंस है। आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे, अगर आपको लगे कि पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है। एनीवेज आगे देखते हैं गाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलीज्ड बाय द होम मिनिस्ट्री। पहले यहाँ तक कॉमा तक देख लेते हैं। देखिए ये तो समझ गए कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो स्टैंडर्ड एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कैसे हम ऑपरेट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग। फिर इस प्रोसीजर्स के बारे में तुरंत यहाँ पर ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज डाल दिया कि रिलीज्ड बाय, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है इसको रिलीज किया गया किसके द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, ओनली दोज हु हैव कंपेलिंग रीजन्स। अब ये प्रोसीजर क्या कहता है कि ओनली दोज, सिर्फ वे लोग, हु हैव कंपेलिंग रीजन, जिनके पास एकदम बहुत ही दमदार कारण होगा, कंपेलिंग रीजन होगा टू रिटर्न, वापस लौटने का। सारे लोगों ने अप्लाई किया है, 10 लाख लोग तक अप्लाई किए हैं, बट जो बिल्कुल कंपेलिंग एक रीजन होगा ना, इन्होंने एक स्टैंडर्ड एक मापदंड तय किया होगा। तो अब यहाँ पर लिखा क्या है कि पीपल, वे लोग, हुज वीजाज आर एक्सपायरिंग। अभी रीजन दिखा रहे हैं कि वे लोग हुज वीजाज, जिनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, आर एक्सपायरिंग, हु फेस डिपोर्टेशन, जो डिपोर्टेशन को फेस करते हैं, डिपोर्टेशन मतलब देश से निकाल दो भाई इनको, ऐसा,
विद फैमिली इमरजेंसीज, या जिनके फैमिली में इमरजेंसी है, मेडिकल इश्यूज है इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी भी है, एंड स्टूडेंट्स, और ऐसे स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर अकोमोडेशन, जिन्होंने भैया अपना जो रहने की व्यवस्था है वो खो चुके हैं, विल बी अलाउड, तो इन लोगों को अलाउ किया जाएगा टू रिटर्न इन द फर्स्ट फेज, जो पहला जो फेज होगा ना, कई चंक में आएंगे, कई फेज में आएंगे, तो जो फर्स्ट फेज होगा उसमें इतने सारे लोगों को पहली जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ है कि विच इज ओपन टू ओनली इंडियन नेशनल एट प्रेजेंट, ये जो विच आया है ना इसी फेज के लिए आया है, फेज देख रहे हैं ना, यहाँ कॉमा करके, आपको पता ही है विच हु ये सब आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और ये क्या करता है, क्लॉज बनाता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसके बारे में कह रहा है कि विच इज ओपन, ये जो है ये ओपन है किसके लिए, टू ओनली इंडियन नेशनल्स, जो इंडियन नेशनल्स है एट प्रेजेंट, तो अभी हाल फिलहाल में जो भी इंडियन नेशनल्स है उनके लिए है। इन एडिशन का मतलब था इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ये तो है ही, प्लस द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लेड डाउन, कई बार ये ले डाउन आ चुका है, ले डाउन का ये लेट डाउन हो जाता है पास्ट में, तो गवर्नमेंट ने ले डाउन किया मतलब ये बात रखी है, और ले डाउन का मतलब है कि अगर किसी अथॉरिटी ने कह दिया है तो आपको करना है जी। तो गवर्नमेंट ने ले डाउन किया है स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, यानी कि उसने बड़े ही कठोर कंडीशंस डाले हैं, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल है, मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, यानी कि एकदम मैंडेटरी है जी, ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, यानी कि 14 दिन तक आपको क्वारंटीन होना है। इंस्टीट्यूशनल का वैसे मतलब तो होता है क्या, वो संस्था, मतलब हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्था, तो संस्थानिक ऐसा कुछ होगा। तो ये जो क्वारंटीन है ये 14 दिन का होगा, ओके, कंडीशन है, ये बहुत ही कठोर कंडीशन है। ऑल दोज रिटर्निंग विल ऑल्सो बेयर द कॉस्ट, देखिए ऑल दोज, ये वो सारे लोग, यहाँ से देखिए ऑल, सारे लोग, दोज रिटर्निंग, जो लोग रिटर्न हो रहे हैं, विल ऑल्सो बेयर, वो झेलेंगे द कॉस्ट फॉर ट्रैवल अरेंजमेंट, ट्रैवल अरेंजमेंट का जो भी कॉस्ट है वो झेलेंगे, उनको देना होगा, और जो अकोमोडेशन का खर्चा वो देना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। डिस्पाइट दीज, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो इन सब चीज़ों के बावजूद, यानी कि खर्चा पानी, 14 दिन तक वो क्वारंटीन रहेंगे, इन सब के बावजूद द रिटर्नीज विल नो डाउट बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स एफर्ट्स, तो कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल ग्रेटफुल रहेंगे, आभारी रहेंगे, किसके, सरकार के, उसके एफर्ट्स के लिए, प्रयास के लिए, इंडियन डिप्लोमेट्स के, जो इंडियन वहाँ जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसीज में, उनके लिए वो ग्रेटफुल रहेंगे, हु हैव हेल्प्ड कीप देम इन्फॉर्म्ड, हु हैव हेल्प, जिन्होंने उनकी मदद की है, कीप देम इन्फॉर्म्ड, कि उनको हमेशा इन्फॉर्म रखा है, इन्फॉर्म किया है, ऑर्गेनाइज्ड फूड एंड शेल्टर, फूड भी दिया है, शेल्टर भी दिया है, या शेल्टर मतलब जो रहने की जगह होती है, एंड ऑल्सो टू एयरलाइन, और वो एयरलाइन के भी मतलब ग्रेटफुल रहेंगे, एंड नेवल क्रूज, यानी कि जो जहाज के जो क्रू मेंबर है उनके भी, हु विल कैरी आउट दिस ऑपरेशंस, जो लोग इस ऑपरेशन को कैरी आउट करेंगे, अंजाम देंगे, डिस्पाइट द रिस्क, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के रिस्क के बावजूद, तो इन क्या है, तो ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये सबको आभारी होना होगा, रिटर्निंग विल नो डाउट बी ग्रेटफुल, होना होगा मतलब कि इसमें कोई शक नहीं, होंगे, ये कहने का मतलब। आगे देखते हैं गाइस। डिस्पाइट मैं आपको सिखा सकता हूँ, चलिए पहले और पढ़ लेते हैं। द एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट्स, अब तो समझ गए होंगे ना, रिक्वायर्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, सेड बाय, ये सब पास्ट पार्टिसिपल है, और दिखाता है कि जो एफर्ट्स है इसके बारे में बताता है, एडजेक्टिव करता है क्या है, ये जो बगल वाला है ना एंटीसीडेंट, इसके बारे में कुछ बताता है हमें। तो जो एफर्ट्स है, कौन से एफर्ट्स भैया, जो प्रयास है, रिक्वायर्ड बाय अनसंग, अच्छा रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड हुआ बाय अनसंग डिप्लोमेट्स। अब अनसंग डिप्लोमेट्स का क्या मतलब, कि वो डिप्लोमेट्स जो अनसंग है, अनसंग का मतलब जो उतना उनको क्या बोलते हैं, प्रेज नहीं मिला, उतना उनको सराहना नहीं मिली। अनसंग का मतलब क्या है कि लोगों ने काम तो किया बट वो सेलिब्रिटी की तरह हुए नहीं, मतलब फेमस नहीं हुए, कहने का मतलब है। तो एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स हैव बीन मेड ऑल द मोर डिफिकल्ट। तो ये जो एफर्ट्स है, बात एफर्ट्स की हो रही है कि एफर्ट्स के लिए यहाँ पर हैव बीन आया है, और यहाँ पर ये पार्टिसिपल फ्रेज डाल के थोड़ा सा बड़ा कर दिया सेंटेंस को। तो ये जो एफर्ट्स है, हैव बीन मेड ऑल द मोर डिफिकल्ट, बिल्कुल ये डिफिकल्ट बना दिया गया है बाय इंडियाज स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, इंडिया के इतने कठोर लॉकडाउन के कारण के द्वारा, एंड द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन के द्वारा, नॉट टू अलाउ इट्स ओन नेशनल्स टू रिटर्न,
नॉट टू अलाउ इट्स ओन नेशनल, अपने अपने ही नेशनल्स को वापस नहीं लाने का जो डिसीजन था। इवन एज उस वक्त, इवन एज का मतलब था उस वक्त अबाउट 60,000 फॉरेन नेशनल्स वर फ्लोन आउट। उस वक्त डिसीजन उन्होंने लिया था जब 60,000 जो फॉरेन नेशनल से वर फ्लोन आउट, उन्हें फ्लाई आउट कर दिया था, उन्हें यहाँ से वापस भेज दिया था ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। तो ये एक बात कही गई है कि ये जो एफर्ट है जो रिक्वायर हुआ इन डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स के द्वारा, तो एफर्ट्स को हैव बीन मेड ऑल द मोर डिफिकल्ट, इसको तो और भी डिफिकल्ट बना दिया था क्योंकि ये सब रूल थे, पूरा कानून था कि यहाँ से लोगों को भेज दिया बट अपने ही लोगों को मंगाने का फैसला नहीं था। तो ये बात कही गई। तो इन लोगों ने मेहनत की, डिप्लोमेट्स ने और कुछ ऑफिशियल्स ने। चलिए आगे देखते हैं। कई बार ना सेंटेंस का एक एक हिंदी करना मुश्किल है, तो आप समझ ही गए होंगे गाइस। ओके, देखिए, एज द गवर्नमेंट प्लान्स, जैसा कि गवर्नमेंट प्लान करती है इट्स एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, लॉकडाउन से इसका जो एग्जिट है, बाहर निकलना जैसे प्लान करती है, एज वेल एज इट्स रिपैट्रिएशन मैन्यूवर, और जिस तरीके से जो बाहर के जो लोग हैं उनको वापस लाना, जो रिपैट्रिएशन मैन्यूवर्स है, मैन्यूवर्स का मतलब होता है पैतरा लगाना, दावपेच खेलना, तो जैसा ये करती है, इट इज़ नेसेसरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है टू कंसीडर, विचार करना बहुत नेसेसरी है। क्या करते हुए विचार करना? पुटिंग इन बेटर सिस्टम, एक अच्छे सिस्टम का इस्तेमाल करके, एक अच्छे सिस्टम में सब कुछ रखते हुए, सो दैट, ताकि इट डज नॉट हैव टू रिपीट, ताकि ये रिपीट ना करना पड़े, द ट्रॉमा ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड आउटसाइड द कंट्री। फिर समझाता हूँ इसको कि इट डज, सो दैट इट डज नॉट हैव टू रिपीट, किसको दोबारा मतलब रिपीट ना करना पड़े, द ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब है कि जो संकट है, किसका संकट है? ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड, कि इंडियन सिटीजन्स को फंसा हुआ छोड़ दो आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड द कंट्री फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, एक्सटेंडेड मतलब काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक छोड़ दो, अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, अपने फैमिलीज से दूर। तो जो भी करना होगा एक अच्छे सिस्टम के साथ करना होगा, ये बात कही गई। आगे देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, दैट क्वारंटीन फैसिलिटीज आर आइडेंटिफाइड और मेकशिफ्ट सेंटर बिल्ट टू डील विद द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हु मे नीड टू रिटर्न। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको देखते हैं। ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है? दैट क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो है आर आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाई हो, जो क्वारंटीन जो फैसिलिटीज़ है वो आइडेंटिफाई हो, और मेकशिफ्ट सेंटर्स बने। मेकशिफ्ट का मतलब होता है कुछ समय के लिए जो जुगाड़ पे कुछ सेंटर्स हैं वो बने, टू डील विद, क्या करने के लिए? टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इतने बड़े संख्या में जो लोग हैं उनसे डील करने के लिए, हु में नीड, जिनको ज़रूरत पड़ सकती है, टू रिटर्न, उनको वापस होने के लिए, रिटर्न होने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो समझ ही गए कि जितने भी लोग जो वापस आ रहे हैं तो उनके लिए एक सही सिस्टम होना चाहिए ना, जो जो मेकशिफ्ट सेंटर्स वगैरह है ये सब होना चाहिए क्वारंटीन वगैरह के लिए, ये बात कही गई। आगे देखते हैं, इस ख़त्म करते हैं। इन पर्टिकुलर, यानी कि खास तौर पे अगर देखें, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर, गवर्नमेंट को आवश्यकता है तैयार करने की, फॉर बोथ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस एज वेल एज अ रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स नीडिंग टू रिटर्न, गिविंग द ड्रॉप इन ऑयल प्राइजेज इन वेस्ट एशिया एंड द डाउनटर्न इन ग्लोबल इकोनॉमीज। क्या मतलब है इसका, हम देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि खास तौर पर जो गवर्नमेंट है नीड्स टू प्रिपेयर, उन्हें तैयार करने की ज़रूरत है, फॉर बोथ, दोनों ही चीज़ के लिए। पहली चीज़ क्या है? पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस, एक संभव है कि एक दूसरी लहर आ सकती है नोवेल कोरोना वायरस की, क्योंकि भाई इतने सारे लोग आएंगे तो क्या पता, अगर सही से क्वारंटीन वगैरह नहीं किया तो क्या पता दोबारा हो जाए ये। एज वेल एज, साथ ही साथ, और रैपिड इंक्रीज, एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही तेज एक बढ़ोतरी इन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स में, जो भी भारतीय लोग हैं जो बाहर थे उनमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। नीडिंग टू रिटर्न, जिनको वापस आने की ज़रूरत है, गिवन द ड्रॉप, गिवन मतलब ध्यान में रखते हुए, ड्रॉप मतलब गिरावट, इन ऑयल प्राइजेज, ऑयल प्राइजेज में जो गिरावट हुई है इन वेस्ट एशिया में, और जो डाउनटर्न इन ग्लोबल इकोनॉमीज़ में है, डाउनटर्न का मतलब है वो भी गिरावट ही है, जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज़ में जो गिरावट है, सबको ध्यान में रखते हुए तो लोग लौटेंगे ही, तो इंडिया को जो है भैया बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। तो बस यही है, इसमें एक डिस्पाइट है, अगर मैं सिखा ही देता हूँ, ख़त्म ही करते हैं गाइस। देखिए, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये सुना हो, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, होता है ये, लेकिन डिस्पाइट में ऑफ ऑफ कुछ लगेगा नहीं, खाली डिस्पाइट। डिस्पाइट के बाद आपको क्या करना है? तो डिस्पाइट के तुरंत बाद या तो कोई नाउन होगा या कोई नाउन फ्रेज होगा,
या आप इसमें बीइंग लगा सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट हैविंग, मतलब जो भी वर्ब है उसमें आप आईएनजी करके दिखाएंगे। आगे कोई सेंटेंस बोलेंगे, जैसे मैं ऐसे बोलूँ, अगर एक सेंटेंस बोलूँ कि डिस्पाइट बीइंग इल, इसका मतलब क्या है, बीमार होने के बावजूद। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, तो ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। और इसका ऐसे भी इस्तेमाल होता है डिस्पाइट का, कि आप डिस्पाइट बोले, यहाँ पर लगा दे डिस्पाइट द फैक्ट दैट, और इस दैट के बाद एक सेंटेंस बोले, यानी कि इस फैक्ट के बावजूद, क्या फैक्ट है तो फैक्ट दिखाएं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी स्लैप्ड मी, उसने मुझे चाटा मारा। फिर यहाँ सेंटेंस दीजिए, आई लाइक हर या लव हर, मैं बार बार यही सेंटेंस लिखता हूँ। ओके, तो इस फैक्ट के बावजूद कि उसने मुझे चाटा मारा, मैं उसे पसंद करता हूँ, ये होता है डिस्पाइट। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों। ओके गाइज, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर और इसके जो वर्ड्स मीनिंग है वो मेरे चैनल पर, क्या नाम है चैनल का, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच।